वेरी गुड मॉर्निंग। सो इस वीक की शानदार शुरुआत हमने कर ली थी ब्लड रिलेशन के टॉपिक के साथ, एसएससी वाला, और आज जो हमारा बैंकिंग वाला चल रहा है, बैंकिंग वाले में ऑर्डर रैंकिंग के हमने 2 लेक्चर कर लिए थे। 3rd लेक्चर लेकर मैं आपके पास आ गया हूँ। देखो आज ऑफलाइन क्लास में मेरे बच्चों से काफ़ी इंटरेक्शन हुई रिगार्डिंग प्रिपरेशन, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करूँ। सबसे पहला कि जैसे जैसे पेपर क्लोज आते जा रहा है, पैनिक होते जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत, आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत है पैनिक होने की। आप अपने बेस्ट शेप ऑफ माइंड में रहें कि आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही है, काम करते रहें 8-6 घंटे जो कर रहे हैं। सेट अगर आप रोज़ लगा रहे हो, मेरी बात समझो, अगर आपने एक सेट आज लगाया और आपके स्कोर 65 चले गए, एक दिन आपने सेट लगाया 78-80 चले गए, दूसरे दिन सेट लगा दिया 48 चले गए, जो 48 चला गया डिप हो गया, डजंट मीन आपकी प्रिपरेशन ख़राब है, नहीं। मेनी अ टाइम्स कोई ऑफ डे हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, उस पेपर के टाइम आपका कंसंट्रेशन नहीं रहा होगा, क्वेश्चन टफ हो गया होगा, बहुत सारे रीजन्स हो जाते हैं डिफरेंट। तो मुझे नहीं लगता है कि एक पर्टिकुलर डे पर अगर ख़राब चला जाता है उससे आप परेशान हो जाए। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो एक जो ख़राब दिन है वो एग्जामिनेशन के दिन ना आए, उस दिन आपका एकदम बेस्ट आप रहो। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये कि जो प्रैक्टिस सेशन आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लगाना है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो चेक एंड बैलेंस है वो बना रहे। अगर आपका 80 स्कोर आ गया, आप उसे ओवरवेल्म नहीं हो जाओ, या आपको ये लगने लग जाए कि अब तो मैं प्रिपरेशन के ऐसे कंडीशन में यूँ ही निकाल दूँगा, नहीं। सिंगल डे, 1 डे एग्जामिनेशन इज समथिंग जहाँ पर एवरी मिनट इंपॉर्टेंट है, एवरी मिनट वाइटल रोल प्ले करता है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि डोंट बी पैनिक्ड, पढ़ते रहिए, सब हो जाएगा। देखो, ऑर्डर रैंकिंग में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली थी, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था। सिंगल पर्सन वाले बहुत बेसिक से हमने शुरुआत की थी। 2 पर्सन में मैंने आपको टोटल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना बताया, उसके एक्सेप्शन बताया, मिडिल, एग्जैक्टली मिडिल, इंटरचेंज, एक्सचेंज, वो सब बता दिए। अब हमारा एक पैटर्न बच रहा है जिसको बोलते हैं ऑर्डर, बेसिकली जहाँ 4, 5, 6 मेंबर्स होंगे, एंड यू विल हैव टू अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट एंड समथिंग। और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन में लेके आए हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, वो हम सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से ही डायरेक्टली अपन इनिशिएट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं होता है, आपको बस समझने की ज़रूरत है। मुझे ये बताओ, इसमें कितने पर्सन लिखा है? केयरफुली आंसर द गिवन क्वेश्चन। अमंग 6 पर्सन ईच हैज़ डिफरेंट एज। इस बार जो अरेंजमेंट आपको करनी है, किस बेसिस पे करनी है बच्चे? एज के बेसिस पे अरेंजमेंट करनी है। पी इज एज इज़ नॉट एन इवन नंबर। लो, पहली इन्फॉर्मेशन दे दी कि इवन नंबर नहीं है, लाइक ये जो 26 गिवन नहीं हो सकता, या एनी अदर जो इवन नंबर होगा वो नहीं पॉसिबल होगा। क्या लिखा है? पीज एज इज़ नॉट एन इवन नंबर, एन एज इज़ मोर देन ओनली। अच्छा सुनो, ये जो ओनली है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? सपोज कर लो कि आपके पास 4 पर्सन हैं, ए बी सी डी, और इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ए इज़ टॉलर देन ओनली 2 पर्सन, या ए इज़ टॉलर देन ओनली बी। तो जैसे ही आपको ये श्योरिटी दी गई कि ए केवल बी से लंबा है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, वहीं पर नेगेटिव श्योरिटी भी दे दी गई कि ए सी और डी से लंबा नहीं है। मतलब अगर 4 पर्सन होगा तो आप वहीं पे स्ट्रक्चर फ्रेम करने की कंडीशन में आ जाओगे। ए इज़ टॉलर देन ओनली बी, अगर मैं इसी स्टेटमेंट पे फ्रेम कर दूं और आपसे बोलूं कि ए इज़ टॉलर देन ओनली बी, तो ए को बी से टॉलर बनाओगे, इधर और कोई नहीं आएगा, बाकी जो बचे होंगे वो यहाँ, मतलब 4 पर्सन का स्ट्रक्चर फ्रेम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये वाली कंडीशन ओनली, और यही ओनली यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में अगर आपको ओनली कहीं मिलता हो ना बेटा, तो वो आपका हेल्प करता है बहुत शानदार वाला। क्या लिखा है? एन एज इज़ मोर देन ओनली एक्स एंड पी, मतलब 2 लोगों से बड़ा है। तो एन जो हमारा है वो बड़ा है 2 लोगों से। किससे? x से और p से। लेकिन x और p की पोजीशन अभी 100% श्योर नहीं है, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है। अच्छा, टोटल 6 पर्सन है, 6 में से 3 की तो मिल गई पोजीशन, बाकी 3 इधर बैठेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अब तीनों में से कोई इस साइड नहीं आ सकता, तो एन उससे भी बड़ा हो जाएगा, खामोखा लफड़ा हो जाएगा, अपन करना नहीं चाहते। के एज इज़ लेस देन ओनली 1 पर्सन। अच्छा, के सिर्फ 1 से कम है। अब इसमें बचे हुए में के के लिए आपके पास यही तो पोजीशन है, सिर्फ 1 से कम। किससे? नहीं पता, आगे पता चल जाएगा। क्या लिखा है?
आर एज इज 65 ईयर्स एंड टी एज इज 49। अब सुनो, बड़ी बात कह दी इस लाइन में, कई सारी बात कह दी। इन्होंने बोला कि जो आर की एज है ना वो 65 है और टी की 49 है। तो बेसिकली आपसे क्या कह रहा है कि आर बड़ा है किससे, टी से। तो हमने ये पोजीशन किसको दे दी, आर को, ये पोजीशन किसको दे दी, टी को। आर के बारे में क्या बोला है 65, टी के बारे में क्या बोला है 49। अब समझो, यंगेस्ट पर्सन एज इज 26, बोला कि यंगेस्ट पर्सन का 26 है। और यही अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये वाला, यंगेस्ट पर्सन एज इज 26, आपको इस लाइन से कनेक्ट कराएगा पी इज एज इज नॉट एन इवन नंबर। जो यंगेस्ट है वो 26 है, मतलब हमें इस वाले पोजीशन पर 26 पुट करना ये मजबूरी है। लेकिन पी तो नहीं हो सकता ना, इसलिए पी वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, पी यहाँ पे और एक्स यहाँ पे, ये कन्फिग्रेशन। तो आर के टी एन पी एंड एक्स, ये कन्फिग्रेशन डन। ठीक है, ये एक्स नहीं, ये मैंने कैंसिल किया था उसको। क्या लिखा, हु अमंग द फॉलोइंग इज यंग पर्सन, यंगेस्ट पर्सन, यंगेस्ट कौन हो गया, यंगेस्ट आपको पता है आपका एक्स पर्सन है यंगेस्ट, और ये पोजीशन एक्स की। तो ये जो सेगमेंट है ना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। कई सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली ओनली गिवन होगा, ओनली से फ्रेमिंग कर लोगे। ओनली अगर नहीं गिवन होगा तो डेटा इस फॉर्मेट में रहता है कि आप उसको ईजिली कनेक्ट कर पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और कुछ और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। हाँ, बट एक बार मैं सॉरी आपका, क्योंकि आप बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर लिखवा के कराइएगा, बट इसमें थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पीपीटी का यूज़ किया है। तो आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या लिखा है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट में लिखा है कितने पर्सन है, फिर से पर्सन, अच्छा पर्सन नहीं 6 बॉक्सेस है। चलो 6 बॉक्सेस, इन्होंने कहा 6 बॉक्सेस मान लेते हैं। क्या लिखा है 6 बॉक्सेस में, इच हैव ए डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज। पूछा जाता है कई बार डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज, इन्होंने बोला है, कोई बात नहीं, डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज। एक्स हैज़ मोर टॉफी देन, लो फिर से क्या वर्ड यूज़ कर दिया, ओनली, मतलब आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो गया। एक्स के पास कितने लोगों से ज़्यादा है, ओनली 2 से। 2 कौन सा पर्सन नहीं पता, बट इतना पता 2 से। इसका मतलब अगर ये कन्फिग्रेशन बना है तो एक्स के इधर केवल 2 और बचे हुए 3 इधर हो जाएंगे, और ये आपका फाइनल कन्फिग्रेशन हो जाएगा। समझ आया, ठीक है। अब क्या लिखा है, यू हैज़ मोर टॉफी देन वाई बट लेस हैव टॉफी देन जेड। कह रहा देखो यू के पास वाई से ज़्यादा है बट किससे कम है, जेड से कम है, जेड यू वाई। यू हैज़ मोर टॉफी देन, एक और इन्फॉर्मेशन, यू हैज़ मोर टॉफी देन डब्ल्यू बट लेस टॉफी देन वी। यू के पास डब्ल्यू से ज़्यादा है बट किससे कम है, वी से। एक बार ध्यान से देखो, यू हैज़ मोर टॉफी देन वाई बट लेस देन जेड। यू हैज़ मोर टॉफी देन डब्ल्यू बट लेस देन वी। इसका मतलब यू के राइट में 2% 100% श्योर हो गए। कौन कौन सा, वाई और डब्ल्यू और जेड और वी। इसमें पूछो यू कहाँ रखोगे, क्या यू इस पोजीशन पर रख सकते, आप कहोगे नहीं सर उसके राइट में 2 तो चाहिए। क्या इस पोजीशन पर रख पाओगे, नहीं, उसके लेफ्ट में भी 2 चाहिए। इसका मतलब ये पोजीशन किसको अपन देने वाले हैं, यू को। इस कन्फिग्रेशन पे जेड और वी या वी और जेड, इस कन्फिग्रेशन पे कौन सा आ जाएगा, वाई और डब्ल्यू या डब्ल्यू और वाई, जो आएगा पुट कर देंगे। आगे क्या लिखा है, वाई इज़ नॉट द बॉक्स विच हैज़ लोवेस्ट नंबर ऑफ टॉफी। एक क्लैरिफिकेशन दे दिया कि वाई के पास लोवेस्ट नहीं है। तो बेसिकली अब मेरे से क्या बोल रहा है, अब मेरे से बोल रहा है कि देखो वाई को यहाँ से एलिमिनेट करो, डब्ल्यू को यहाँ से एलिमिनेट करो, डब्ल्यू लोवेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, वी डजंट हैव ऑड नंबर ऑफ टॉफीज। वी को जहाँ भी बैठाएंगे ऑड नंबर नहीं रखना है। नेक्स्ट, द बॉक्स विच हैज सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफी हैज़ 35। जो सेकेंड हाईएस्ट है वो 35। अब सुनो कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, लोग कैसे दिमाग लगाते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेशन में। कह रहा है कि वी के पास ऑड नहीं है, लेकिन जो सेकंड पे वो 35 है और सेकंड पे वी की पॉसिबिलिटी थी। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, यहाँ से वी की, यहाँ से जेड की पॉसिबिलिटी हटा दो, ये जेड और वी सारा सेटलमेंट हो गया। ठीक है, बस यही कन्फिग्रेशन होता है और कुछ नहीं होता है। एंड क्या लिखा है, द बॉक्स, क्वेश्चन, इफ़ द बॉक्स एक्स हैज़ 27 टॉफ़ी, एक्स के पास कितने हैं 27, ले भैया आपने कहा दे दिया, देन व्हाट विल बी द पॉसिबल नंबर ऑफ टॉफीज यू हैव। तो यू, अच्छा देखो एक बार ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है पॉसिबल नंबर ऑफ टॉफी यू के पास कितने होंगे। एक्स के पास 27 और हाँ एक्स नहीं है ये, जेड के पास 35 और इन दोनों के बीच में यू है। तो यू के पास 27 से ज़्यादा बट 35 से कम होना चाहिए, वही अपने को यहाँ करना पड़ेगा। तो 27 से ज़्यादा और 35 से कम एकमात्र नंबर कौन सा है, सी। तो पॉसिबल कौन सा होगा, ये इजी होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बहुत सिंपल सा होता है। ओनली वर्ड गिवन हो यूज़ करिएगा, नहीं गिवन हो कोई बात नहीं, डेटा क्लियर ही रहता है, इतना मुश्किल नहीं होता, ये हो जाएगा आपसे। डन।
चलिए क्या और क्वेश्चन में लेके आया हूँ, एक और है, करके देख लेते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा है इसमें। इसमें ऐसा है 6% विद डिफरेंट मंथली सैलरीज आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर अर्निंग। जो ओके क्या लिखा है, सूर्या अर्न्स मोर देन कुंवर बट लेस देन अनिल, हु डज नॉट अर्न द हाईएस्ट। अनिल हाईएस्ट नहीं है, जो बात कही गई। ये जो सूर्या है ये मोर देन अर्न करता है किससे, कुंवर से, बट लेस देन अर्न करता है किससे, अनिल से। बट ये अनिल जो है वो हाईएस्ट नहीं है, ओनली नहीं मिला, कोई बात नहीं। आगे देख लीजिए, मनोज अर्न्स लेस देन योगिता। ये जो मनोज है उसके पास योगिता से कम है, योगिता बट मोर देन ललित, लेकिन ललित से ज़्यादा है। ललित बट मोर देन, हु डजन अर्न मोर देन कुंवर। अच्छा ये ललित के पास कुंवर से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब अगर कुंवर के रेस्पेक्ट में ललित की बात करें तो ललित के पास कम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हु किसके लिए यूज़ किया है, ललित के लिए। हु डजंट अर्न मोर देन, कुंवर से ज़्यादा नहीं, नो इशू। सूर्या अर्न्स मोर देन मनोज। अच्छा ये जो सूर्या है ना, ये जो सूर्या है, ये सूर्या हमारा मनोज से ज़्यादा अर्न करता है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा डेटा इन्होंने दे रखा है मैंने पुट कर दिया, बाद में एक ही बार सेटल डाउन कर दूँगा, हो जाएगा। सूर्या के पास मनोज। अच्छा एक बात देखो, सूर्या के पास मनोज से भी ज़्यादा, सूर्या के पास कुंवर से भी ज़्यादा, और अगर कुंवर के पास एल जो है ललित उससे ज़्यादा है तो सूर्या के पास ललित से भी, तो सूर्या के पास कितने लोग से ज़्यादा मिल गया, 3 से। और आउट ऑफ 6 सूर्या के पास 3 से ज़्यादा मिला और फिलहाल 1 से कम है, तो सूर्या की पोजीशन समहाउ फिक्स सी लग रही है। करते हैं क्लियर, लेट्स गो। अब आगे क्या लिखा है, मनोज डज नॉट अर्न द सेकेंड लोवेस्ट सैलरी। एक बात और कह दी गई कि अगर मैं ये 1 2 3 4 5 6, तो इस पोजीशन पर मनोज की पोजीशन नहीं है, कहीं और रखनी पड़ेगी। चलो जहाँ बोलेगा वहीं रखेगा। द सेकेंड हाइएस्ट एंड थर्ड लोवेस्ट सैलरीड पर्सन अर्न 60,000 एंड 40,000। सेकेंड हाइएस्ट यहाँ पर 60K और थर्ड लोवेस्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पर क्या होगा 40K। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है और अब हमसे कुछ पूछ लेगा, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अर्न्स द हाईएस्ट सैलरी, ऐसा बोला जा रहा है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट दिखाता हूँ, ठीक है। अरेंजमेंट कैसी पॉसिबिलिटीज़ है एक बार दोबारा ऊपर रीड कर लेते हैं। सूर्या अर्न्स मोर देन कुंवर, करेक्ट है, बट लेस देन अनिल, अनिल से कम है। हु डज नॉट अर्न द हाईएस्ट, मतलब अनिल यहाँ तो नहीं है। अब देखो इसी इंफॉर्मेशन में सारी चीज़ें छुपी है जो मैंने दोबारा आपके लिए पढ़ा इसलिए ताकि आप भी क्लिक करो जो मैंने क्लिक किया है। एक बात बताओ, इस सूर्य के पास मनोज से ज़्यादा, कुंवर से ज़्यादा, ललित से ज़्यादा, मिनिमम कितने लोग से ज़्यादा, 3 से। इसका मतलब 1 2 3, तो हमारे पास सूर्य की पोजीशन ये बच रही है। अच्छा सूर्य से ज़्यादा किसके पास है, अनिल के पास। अगर सूर्य को यहाँ रखें तो अनिल के लिए ऑप्शन है, क्योंकि एक लाइन क्लियर बोला है कि जो अनिल है वो हाईएस्ट नहीं, मतलब अनिल को इधर तो नहीं रख सकते। और जैसे ही आपने क्लियर किया ना ये अनिल की पोजीशन, वैसे ये किसकी क्लियर हो गई, सूर्य की पोजीशन। एम के बारे में मना है कि एम को यहाँ नहीं रख सकते, लेकिन एम के पास एल से ज़्यादा है तो ये एल की पोजीशन, ये एम की पोजीशन, ये के की और ये वाई की, बिना ओनली भी आप बड़ी इजीली किसी भी पैटर्न का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट आई वुड रिक्वेस्ट वन थिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एवरीथिंग, वो क्या कि ये देखो पजलस फॉर्म के क्वेश्चन में जब कभी भी आप थोड़ा बहुत भी अटको ना, तो मेरी जो समझ जाती है बच्चों से बोलने का वो ये कि पेशेंस रखिए, डायरेक्ट गिवन हो लिखिए, अरेंज करिए, डायरेक्ट नहीं गिवन हो उसको नोट डाउन करिए। अजम्पशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पजल में कोई ऐसी लाइन गिवन होती है कि वो डायरेक्टली ही आपके डेटा को एक ही स्ट्रक्चर में पुट करवा देती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है हमारा पेशेंस रखना और डेटा को क्रिटिकली रीड करना। पजल इज समथिंग जहाँ पर आपका क्रिटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑलराइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या नेक्स्ट भी इसी से है या कुछ डिफरेंट मैंने रखा है, लेट्स चेक इट आउट। नो, अब मैंने थोड़े से मिसलेनियस लिए हैं क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चंस आपको अभी तक सॉल्व कराए वो मिसलेनियस नहीं थे। ठीक है, तो अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए
क्या है। इन ए क्लास ऑफ 90 टोटल कितने बच्चे हैं? 90 बच्चे हैं। आपने बस डेटा निकालना देखना कि मैं डेटा कैसे निकालता हूँ इसमें से। अगर आपको आ रहा हो आप बिल्कुल अपना वे ट्राई करिए, अगर दिक्कत हो तो बस ये चेकआउट करें कि मैं डेटा उसमें से कैसे निकालता हूँ। वेन गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज़, अगर बॉयज़ होगा x तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 2x, बॉयज़ एंड गर्ल्स। और मुझे लगता है 90 देखते ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें 30 हो जाएंगे और इसमें कितने हो जाएंगे? 60, क्योंकि गर्ल्स डबल है। ऑलराइट, श्रीधर रैंक्ड 14th फ्रॉम द टॉप। चलो मान लेते हैं इसको मैंने कुछ देर के लिए मान लिया टॉप और इसको मान लिया बॉटम। आप में से कुछ लोग बोलोगे कि नहीं सर ऊपर टॉप नीचे बॉटम, बात वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने इनिशियल क्लास में भी आपको बताया था टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, अप डाउन, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट्स, दीज आर द टर्म्स जो यूज़ किया जाता है टू क्रिएट और टू मेक द क्वेश्चंस, नथिंग एल्स मोर दैन दैट। ऑलराइट, तो हमसे क्या बोला, ये जो श्रीधर है रैंक्ड 14th फ्रॉम द टॉप, श्रीधर की पोजीशन 14th फ्रॉम टॉप है। अच्छा 90 में से अगर 14th ये है तो इसके पहले कितने होंगे? ऑफ कोर्स 13। और 90 में से अगर इसकी 14th पोजीशन है इसका मतलब इधर कितने हो जाएंगे? 76। कंफर्म, 76 एंड 14 90। ऑलराइट, अब क्या लिखा है? इफ देर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ श्रीधर, अगर इस 13 में से, अहेड का मतलब पहले, रैंक में उसके आगे, ऐसा मत समझ लेना आगे मतलब इधर, रैंक में आगे का मतलब होता है अगर मेरा 10वां रैंक है और किसी का 5वां रैंक है तो वो मेरे से आगे है क्योंकि उसकी रैंकिंग अच्छी है, इसीलिए तो ध्यान रखिएगा। अहेड का मतलब रैंकिंग में जिसको नंबर्स में कम हो, ऐसा ना नंबर्स में ज़्यादा हो। मेरे 10 और आपके 50, आपके पास ज़्यादा नंबर है तो आप तो अहेड हो गए। नहीं, आपका 50वां रैंक है मतलब आपके मार्क्स, आपके किसी बेसिस पे रैंकिंग की गई वो मेरे से कम है, समझ रहे? तो जिसका रैंकिंग में नंबर कम वो ऊपर होता है, रनर अप फर्स्ट, और जो विनर फर्स्ट और रनर अप कैसा हो जाता है? सेकंड, थर्ड। चलो, तो इसमें से 13 में से 10 गर्ल्स है तो ऑफकोर्स 3 क्या हो जाएगा? बॉयज़। ठीक है, अब क्या लिखा है? हाउ मेनी बॉयज़ आर आफ्टर हिम इन रैंक, तो पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ इसमें कितने बॉयज़ हैं। अब मुझे ये बताओ टोटल बॉयज़ की कंडीशन कितनी है? 30 में से 3 बॉयज़ यहाँ निकल गए, एक इसको काउंट कर लीजिए, तो 30 और 3 और +1 इक्वल टू कितने हो गए? 4। और अगर 30 में से 4 निकल गए तो इधर बचा कितना? 26। हमें कुछ और काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? 26 बॉयज। समझ आई बात? ओके, ध्यान से पेशेंस रख के सॉल्यूशन करिए। नेक्स्ट, वंदना रैंक 18th फ्रॉम द टॉप एंड 13th फ्रॉम एंड 36। ओके, सुनो, एक ही पर्सन की 2 पोजीशन दी गई है वंदना की। क्या कह रहा है? वंदना रैंक्ड 18th फ्रॉम द टॉप एंड 36th फ्रॉम द बॉटम अमंग दोज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन। अच्छा, 4 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन एंड 6, बहुत इंपॉर्टेंट, कितने पार्टिसिपेट नहीं किए क्लास में? 4 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एग्जामिनेशन ही नहीं दिया, डरपोक थे एकदम कि अरे नहीं फेल हो जाऊंगा तो लफड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, इन बच्चों से ज़्यादा होशियार ये बच्चे हैं क्योंकि इन्होंने ट्राई किया, टेस्ट तो मिला कि यहाँ कुछ गड़बड़ था। 6 फेल्ड इन इट। हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास? तो पहले एक काम करते हैं, टोटल फाइंड कर लेते हैं। किससे? टॉप एंड बॉटम, 18th फ्रॉम टॉप एंड 6। मैंने आपको बोला था कि जब अपन टोटल फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं? टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप से 18, बॉटम से 36 -1, तो 36 और 18 54 -1 क्या हो जाएगा? 53। लेकिन बच्चे ये जो 53 है ना, ये उन बच्चों की बात की गई जो पास्ड है। 4 बच्चों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया और 6 फेल कर गए, तो 4 और 6 कितने हो गए? 10, और 53 में 10 ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा? 63। सो द करेक्ट आंसर शुड बी 63। डन। ये मिसलेनियस पार्ट लगता है आपको, जो बेसिक्स मैंने पढ़ाए हैं, जो बेसिक्स मैंने करवाए हैं, जो चीज़ें मैंने समझाई है, वो चाहे सिंगल पैटर्न वाले पे चाहे डबल। अच्छा, कई बार ना जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ, ऑफलाइन की भी बात है, तो कई सारे बच्चे जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं 2-3-4 साल से, वो कहते हैं कि सर मज़ा नहीं आ रहा क्लास में, ये बेसिक्स तो मैं कई बार कर चुका हूँ, उनका रिजल्ट नहीं हो रहा। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न यही है क्योंकि वो उन सीढ़ियों की इज्जत नहीं कर रहे जिन सीढ़ियों पे चल के वो आज उस कंडीशन में है जहाँ पर
वो ये कह पा रहे हैं कि सर मैं ये मुझे नहीं पढ़ना, ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसको और सही से कंप्लीट करें ना, उसमें जो लॉजिकल पार्ट है, जो चीज़ें वहाँ से वो निकाल सकते हैं, अगर वो उसको और अच्छे से कंप्लीट कर लेना तो ऑफ कोर्स सक्सेस उसके कदम चूज़ करेंगे। अच्छा, इस बात से मेरे को एक बात याद आई, IBT रूम नंबर 1 2 3 2 प्रोबेबली 2 सेकेंड रूम मैं पढ़ा रहा था। एक 2 बच्चे मेरे, दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। उसमें से एक लग गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में, नाम मैं नहीं लूँगा उसका, बड़े अच्छे दोस्त थे। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, और ये मैं बता रहा हूँ शायद 2020 की बात है। तो उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे ने एक डाउट पूछा कि सर एक की, ऐसा मान लो ऐसा क्वेश्चन था कि एक की पोजीशन लेफ्ट से 20 है, दूसरे की पोजीशन राइट से 50 है, तो आप निकाल के दिखाओ। और एक कोई पर्सन है जो एग्जैक्टली मिडिल है, तो आप मुझे निकाल के दिखाओ कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम हो सकता है। एंड मैं स्टक कर गया उस क्वेश्चन में, पता नहीं क्या था, जैसा भी था स्टक कर गया मैं, और मैं आंसर नहीं दे पाया। तो जो दूसरा बच्चा था उसने आंसर निकाला और उसने बोला कि सर ये आंसर होगा, आपसे नहीं हो पाया, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दैट्स इट। वहीं दूसरा मेरा बच्चा जो था बड़ी डिसेंसी से क्लास के बाद मेरे पास आया और बोला कि सर उसकी तरफ से सॉरी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बड़ा फंबल नहीं, ये हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके, सो इसका आंसर ये होगा, और मैंने ऐसा किया है। और वो सक्सेसफुल है, जॉब कर रहा है। और जो दूसरे वाला जो ज़्यादा दिखाने की कोशिश में था, ये कि मैं तो गिरा दूँगा, तुम टीचर हो तो क्या हो गया, हीरो थोड़े हो, ये ब्ला 50 कहानियाँ, कुछ नहीं हुआ उसका। वो आज भी ऑन द वे है। ये माइंडसेट है ना, बहुत मैटर करता है। आप किसी की कितनी इज्जत कर रहे हो, किस वे में लेके चल रहे हो, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करता है आपके खुद की लाइफ पे। वो ईगो उसको मार गई उस एक क्वेश्चन में, जो उसने थ्रू आउट 3-4 मंथ से वो मेरे से पढ़ रहा, डाउट सॉल्व करा रहा, एवरीथिंग वाज गुड, और एक क्वेश्चन में उसकी जो ईगो है वो चढ़ के चली आएगी, आज तो मैंने टीचर को पकड़ ही लिया, कर ही दी मैंने इसकी। आप मत रखना, कभी गंदी चीज़ होती है, आपको उठने नहीं देती है। आप जहाँ रहते हो ना वहाँ रुक जाते हो बिल्कुल, आप उसके आगे नहीं बढ़ने देती ये चीज़। ईगो जितना डाउन से डाउन हो सकता है, दुनिया है, फंबल, गलती, अप्स एंड डाउन हर जगह चलता है। ये एक और क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड ट्वाइस दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। एक क्वेश्चन जो हमने अभी भी किया था जिसमें गर्ल्स ट्वाइस थी, इसमें बॉयज़। तो ये मिसलेनियस पार्ट है इस टॉपिक के, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है, कई बार 2 से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये CSAT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है, ठीक है। सो इन्हीं बातों को ध्यान में रखिए, प्रिपरेशन शानदार तरीके से करते रहिए। स्कोर अगर फ्लक्चुएट करता है थोड़ा बहुत अप डाउन, तो उससे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काम करते रहें, अच्छे से करते रहें, जोश बना कर रखें, राइट, और बाकी सब्जेक्ट पे भी प्रॉपर ध्यान देते रहें। सो टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।